Myself Shubham Gupta and I welcome you all in this unified and centralized platform, The Pillars. So, I will introduce myself. I done my bachelor's from Indira Gandhi National Open University and I am pursuing my master's from National Institute of Technology, सूरतकल कर्नाटका. So, मुझे याद है जब मैं बीएससी में था तो जब आप ओपन यूनिवर्सिटी से आप स्टडी करते हो तो आपको सब कुछ खुद ही गाइड करना होता है, सारा कुछ खुद ही मेंटेन करना होता है, आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है और आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं. तो ऐसा ही मेरे साथ भी था, क्योंकि जब मुझे याद है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा भी है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले ही आपकी बुक्स कभी कभी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है. तो अगर आप उस बुक्स को अगर आप रिसेंटली अगर आप पढ़ते भी हो तो मतलब बुक्स भी उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ होती है कि आप उसको समझ भी नहीं सकते हो स्टार्टिंग में. तो मैंने ये चीज़ फेस करी. तो मुझे याद है कि जब मैं बीएससी के फर्स्ट ईयर में था तो हम लोग जो है मतलब पूरा मतलब मैक्सिमम टाइम जो है अगर 1 साल के बाद पेपर है तो कम से कम 8 या 9 मंथ जो है हम लोग गूगल की साइट्स पर हम लोग सर्च करते रहते थे. कम से कम 1000 ऑफ साइट्स हमने सर्च करी होगी भाई कि कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा मटेरियल सही नहीं है. और यूट्यूब पर भी हमने थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देखी होगी कम से कम, ठीक है. और मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल जो चीज़ मैंने फेस करी कि 95% वीडियोस मैंने देखी जो मुझे अनइफेक्टिव लगी एक्चुअली में, क्योंकि जो कंटेंट मुझे चाहिए था, जो टॉपिक मुझे चाहिए था, जो थंबनेल होता था उनका उसमें तो वो लिखा होता था, लेकिन जब हम लोग उसको पढ़ते थे तो उसमें वो चीज़ दिखती ही नहीं थी कहीं पर भी. या कोई अगर टॉपिक हमें पढ़ना था होता था तो उसको वो बीच में से स्टार्ट कर देते थे, या फिर कोई टॉपिक ऐसे होते थे कि वो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मेरे एग्जाम में आने वाला है वो उसमें होता ही नहीं था. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने फेस करी अपनी बैचलर्स में. सो द पिलर्स के साथ ज्वाइन होने का मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही था, कि सबसे बड़ा रीज़न भी मेरा यही था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी बैचलर्स में फेस करी वो कोई स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में फेस ना करें. सो ये जो लेक्चर्स सीरीज जो द पिलर्स की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये मेरे ख्याल से लाखों या करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है, और आई वेरी थैंक्स टू द वीरू सर टू फॉर दिस इनिशिएटिव. सो मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स कराऊंगा. बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अप टू द 3D पोटेंशियल और हाइड्रोजन एटम तक हम लोग जो है जाएंगे. और आप इस क्लास को या आने वाली क्लासेस को खूब एंजॉय करने वाले हो. ठीक है, सो कीप वॉचिंग. सो हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की क्लास में हम लोग ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हम लोग आने वाली क्लासेस में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को समझेंगे. ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन सेशन. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी. क्योंकि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे कौन कौन से सेवरल फिनोमिनाज है जिसको वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गई. जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक स्टेबिलिटी है, इनको एक्सप्लेन करने में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है. तब साइंटिस्ट जो है वो एक न्यू आइडिया की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, न्यू रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं और इस तरीके से जो है डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डी ब्रोगली की, या फिर स्टोडिंजर की, या फिर अगर हम बात करें मैक्स प्लैंक की, तो इनका हाइजेनबर्ग हो गए, इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत बड़ा क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने में. अब देखते हैं इसमें हम लोग जो आगे देखने वाले हैं कि आगे हम जो है देखेंगे भाई कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है एक्चुअली में. एक तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है और एक है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, अगर हम बात करें ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स तो इसको हम लोग मैट्रिक्स मैकेनिक्स भी बोलते हैं. और मैक्स प्लैंक और बोहर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको एक्सप्लेन करने में. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें भाई प्लैंक जो है, प्लैंक ने बताया कि भाई एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट होती है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्वांटाइज होती है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू. यहाँ पे एच न्यू जो है वो एक फोटोन की एनर्जी को कहा जाता है. व्हाट इज फोटोन? टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन. हाँ, तो प्लैंक ने ये इक्वेशन दी हमें, एक फॉर्मूला दिया हमें. ठीक है, जिसने हमें काफ़ी कुछ सोचने को हमें
मौका दिया कि भाई देखो जो रेडिएशन है वो क्या होता है, वो उसकी एनर्जी कितनी होती है, एन एच न्यू होती है। मीन्स एच न्यू क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है। फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है। इसका मतलब जो रेडिएशन है वो कैसा है, मतलब उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। तो ये समझाया था मैक्स प्लैंक ने। ऐसे बोहर बोहर ने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने में। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग न्यू क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, जिसको हम लोग वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसमें हाइजेनबर्ग और स्ट्रोडिंजर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, वेव मैकेनिक्स या न्यू क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने में, माइक्रोस्कोपिकली जो फिनोमेना है उसको डीपली अंडरस्टैंड करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन दोनों ने मिलकर जो है ये एक्सप्लेन किया भाई, जैसे कि हम लोग ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में देखते आए कि भाई जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर, मतलब जो उसका नेचर होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन जब हम लोग न्यू क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये भी समझने को मिलता है कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल भी है, एज अ वेव भी है। मीन्स डुअलिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स जो आए, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट आया, या फिर जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट आया, इन सब ने जो है डुअलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करी। सो ये हम लोग देखते हैं न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में। तो और आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, 1905 में। सो इसके बाद हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट देखेंगे, किस तरीके से एक फोटोन जो है जब इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो किस किस तरीके से वो अपने एंगल्स बनाता है। ठीक है, उसमें हम लोग वेवलेंथ की शिफ्ट देखेंगे, जो कि कितनी होती है, एच बार बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जहाँ पे एम नोट है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी में हम लोग रेली स्कैटरिंग देखेंगे, जिसमें डेल्टा लैम्डा जो है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। हम लोग देखेंगे भाई पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं उसको बताऊं आपको कि मान लीजिए कोई फोटोन है, ठीक है, जो कुछ एनर्जी से जो है किसी न्यूक्लियस पर, जो कि मान लीजिए अगर रेस्ट पर है, उस पर जाके वो स्ट्राइक करता है, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलते हैं। मीन्स एक पेयर निकलता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। ठीक है, जिसको हम लोग पेयर प्रोडक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि पेयर इनहिलेशन क्या होता है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में स्ट्राइक करते हैं और वो जो है मतलब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक जो है फोटोन जो है वो एमिट कर देते हैं। तो ये हम लोग पेयर एनिहिलेशन में देखेंगे। इसके साथ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि फेस वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो सब देखेंगे, जैसे कि फेस वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है, ओमेगा बाई के होती है, इसको हम लोग वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है दैट इज वीजी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा बाय डी के। और फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, जो कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी पार्टिकल का हम लोग जो है एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसकी एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करेंगे तो जो है उसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। अगर हम फाइंड करेंगे तो उसमें हमें एरर देखने को मिलेगा। बट मतलब ये भी मतलब पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको करेक्ट करूँ तो मतलब आप जो है ना किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो सेम टाइम पे, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हो। मीन्स अगर मैं बात करूं कि जो पोजीशन है वो वाई डायरेक्शन में है और जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एरर होगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको 0 एरर मिलेगा इनके बीच में। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए पोजीशन भी एक्स डायरेक्शन में है और मोमेंटम भी जो है, जो लीनियर मोमेंटम वो भी जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो आपको h बार बाई 2 का जो है आपको एरर देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे हम देखेंगे भाई क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या है। इसके बाद हम देखेंगे भाई कि कोई वेव है उसके स्टेट्स क्या हो सकते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें पोजीशन ऑपरेटर हो गया हमारे पास, ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। ठीक है, जैसे अब ऑपरेटर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब
जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये क्या है, ये भी तो एक तरीके से ऑपरेटर्स है ना, जिसको हम लोग ऑपरेट करवाते हैं किसी वैल्यू पर। मान लीजिए 2 और 3 है, दो वैल्यूज है, उस पर हम लोग क्या किया, हमने एडिशन ऑपरेटर मान लीजिए हमने अप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना। तो मतलब ये भी देखने वाली बात है कि बिना मतलब वैल्यूज के, बिना किसी फंक्शन के ऑपरेटर्स का कोई काम नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। तो देख सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें पोजीशन ऑपरेटर की, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हमने कोई भी फंक्शन नहीं लगाया, ठीक है, कोई भी मान लीजिए वेव फंक्शन हमने नहीं लगाया यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे कि मतलब ये अभी बिना बिना किसी वेव फंक्शन की मीनिंगलेस है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब उसका मीनिंग बनता है। सो आगे हम देखेंगे भाई कि पार्टिकल इन अ बॉक्स, जैसे कि अगर हम बात करेंगे इसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल है या कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल ही है, ठीक है, मान लीजिए वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर रीजन में बाउंड कर देंगे। बाउंड करने से क्या होगा कि हम लोग उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह जो है ना, उसकी पोजिशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई बाउंड करेंगे तभी तो बोलेंगे हाँ इस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। हाँ, तो अब इसमें हम लोग और भी चीज़ देखेंगे, जैसे कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जैसे कि अब देखेंगे पोटेंशियल वेल क्या होता है। पोटेंशियल वेल का मतलब क्या है, वेल क्या होता है, कुआं होता है ना, कुएं का मतलब क्या होता है, जिसकी भाई वॉल्स होती है बड़ी ऊंची ऊंची, मान लीजिए उसमें कोई चला गया तो उसको पार करने के लिए क्या, उसको वॉल्स को पार करना पड़ेगा। अब ऐसी जो वॉल्स है वो दो तरह की होती है, इन्फिनाइट भी होती है और फाइनाइट भी होती है। ऐसी वॉल जो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, वॉल्स काफ़ी ऊंची है, तो मतलब अगर कोई उसमें चला गया तो बाहर नहीं निकल सकता। मीन्स हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाउंड कर दिया उस वेल के अंदर। ठीक है, तो अब हम जो है काफ़ी कुछ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पक्का पता चल गया कि भाई उस रीजन में जो है जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्ज पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है वो उसके अंदर कैप्चर हो गया है। ठीक है, अगर वो कैप्चर हो गया तो भाई अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोई ना कोई वेव फंक्शन भी होगा, तो वेव फंक्शन अंदर जीरो नहीं होगा। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि भाई वो तो इन्फिनाइट वॉल को पार तो कर नहीं सकता, तो पोटेंशियल कुछ मतलब कि पोटेंशियल कुछ होगा ही नहीं उसका एक्चुअली में, है ना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड की, तो भाई आउटसाइड वो कहीं भी मूव कर सकता है, तो पोटेंशियल क्या होगा उसका, इन्फिनिट हो जाएगा। और बाहर तो जो है इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बाहर वेव फंक्शन क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का, वो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अब एक रीजन में बाउंड हो गया है ना। तो आउटसाइड जो है वेल जो वेव फंक्शन है वो कितना हमें मिलेगा, जीरो। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफली। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जीरो से एल की विड्थ में जो है वो बाउंड हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम फाइनाइट की बात करें, फाइनाइट वेल की बात करें, फाइनाइट वेल का मतलब क्या होगा कि मतलब इन्फिनिट हम लोगों ने वॉल ले ली, कैसी हाइट, मतलब एक वी नोट हमने उन्हें वॉल ले ली, मतलब हाइट कितनी है उस वॉल की, वी नोट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मतलब जंप करके बाहर भी जा सकता है, उसको मतलब ये वी नोट हाइट जो है कवर अप करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तो जंप नहीं कर सकता था क्योंकि वो इन्फिनिट था, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल अंदर जीरो मतलब नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इन्फिनाइट वॉल्स में भी जो है ना इलेक्ट्रॉन मतलब जो है ना मतलब बाहर मतलब उस रीजन के बाहर पाया गया। इसका मतलब अभी इन्फिनाइट वॉल को तो वो पार नहीं कर सकता, तो जरूर उसने कहीं ना कहीं क्या किया, होल किया होगा, और होल करके क्या किया, उस वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ वो क्या हो गया, उस बाउंड स्टेट से जो है वो क्या हो गया, उस रीजन से जो है बाहर आ गया हो। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको बोलेंगे हम लोग टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट में हम देखेंगे भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या किया, पेनिट्रेट करता हुआ वॉल को क्या किया, वो बाउंड स्टेट से बाहर निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जिसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, सो अब इसमें भी काफ़ी कुछ है, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर दो तरह के होते हैं, आइसोट्रोपिक होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब जिसमें जो है जो जितनी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होती है वो सारी की सारी मतलब अगर हम उसको मेजर करें मतलब हम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में मतलब उसको हम लोग मेजर करें तो वो सब सेम मिलेंगी हमें, है ना। तो आइसोट्रोपिक को तो यही बोलते हैं ना, ऐसे पढ़ेंगे। अनाइसोट्रोपिक पढ़ेंगे हम लोग, अनाइसोट्रोपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शंस में हमें जो है डिफरेंट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, मतलब मतलब कि आइसोट्रोपिक में हर डायरेक्शन में हमें जो है सेम मिलेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और मतलब अगर हम बात करें अनाइसोट्रोपिक मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो उसमें जो है हमें जो है मतलब हर डायरेक्शन में जो है हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो इसमें हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे 1/2 मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे दोनों आपस में डिफरेंट है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन सेक्शन। सो
तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप सारी वीडियो जो है इन्जॉय करोगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।